बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोगों का टॉपिक है या जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। ये हमको 9th में भी मिलना है और 10th में भी मिलना है। तो शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज मान लें जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। वो क्या क्या है, जैसे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोफिशिएंट है, डिग्री है। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्या है, देखो कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वही चीज़ कहलाती थी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती थी, यानी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जिस चीज की हो। अ सिंबल विच है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते थे। ठीक है, मान लो जैसे अगर ये लिखा है ए एक्स, तो इसमें ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है एज अ कंडीशन। मतलब ए एक्स इज इक्वल टू कुछ है तो एक्स की वैल्यू कुछ हो जाएगी, लेकिन ए की वैल्यू ए ही रहेगी। अच्छा, कुछ और वैल्यू है यहाँ पे, मान लो अगर ए एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया तो अब x की वैल्यू वेरी करेगी, चेंज होगी, लेकिन a की वैल्यू a ही रहेगी। जैसे जनरल एग्जांपल में से ऐसे देखो, जैसे 2x इज इक्वल टू अगर 10 है तो x तो 5 हो जाएगा, 2 ही रहेगा। अगर ये 100 हो जाएगा तो x हमारा 50 हो जाएगा, लेकिन 2 ही रहेगा। तो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो किसी भी कंडीशन में, चाहे 10 था चाहे 100 हो जाए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जिस चीज की होगी वो हमारा कांस्टेंट कहलाता था। ये वाली बात भी हमें पता है। अच्छा, वेरिएबल क्या होता था, वेरिएबल वो चीज कहलाती थी जिसकी वैल्यू वेरी करे, यानी एक किसी भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो अपनी वैल्यू को चेंज कर ले, उसको हम लोग वेरिएबल कहते थे। जैसे यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 10 था तो x 5, एज अ कंडीशन इसने अपने आप को 5 कर लिया। ये 100 हुआ तो एज अ कंडीशन इसने अपने आप को 50 कर लिया। अगर ये हमारा 24 हुआ तो एज अ कंडीशन इसने अपने आप को 12 कर लिया। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते थे। और जनरली देखा जाए, जनरली हम लोग अगर देखें तो कांस्टेंट किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं और वेरिएबल किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर को, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। तो कांस्टेंट किसे बोलते थे, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को, और वेरिएबल किसे बोलते थे, किसी भी अल्फाबेटिक लेटर को। ठीक है, जनरली। लेकिन एज अ डेफिनेशन, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, किसी भी कंडीशन में चेंज ना हो रही, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे, वेरी करे, एज अ कंडीशन, डिपेंड हो कंडीशन पर, यानी अलग अलग वैल्यू आए, तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन शर्त क्या हो रही है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। एक जनरल एग्जांपल ऐसे समझ लो, कांस्टेंट लाइक एनिमल एंड वेरिएबल लाइक ह्यूमन। अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। एनिमल और ह्यूमन क्यों लिया मैंने, देखो 3 तरीके के जनरली हमारे पास सीजन होते हैं। विंटर हुआ, समर हुआ, रेनी हुआ। तो विंटर हो, समर हो, रेनी हो, कोई भी सीजन हो, इनकी कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, विंटर में स्वेटर पहन लेंगे, समर में कॉटन क्लॉथ आ जाएंगे, रेन में रेन कोट आ जाएगा। तो एज ए कंडीशन उन्होंने अपनी क्लॉथिंग में चेंजेस लाए, एज ए कंडीशन उन्होंने अपनी क्लॉथिंग के अंदर चेंजेस लाए, लेकिन एनिमल ने कोई चेंजेस नहीं लाया। अब साइंस के अकॉर्डिंग तुम लोग बोलोगे कि ये अपने फर खोल लेते हैं, जो इनके ऊपर बाल होते हैं वो इन्हें गर्मियों में उन्हें खोल लेते हैं, सर्दियों में बिछा लेते हैं, चिपका लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जनरली ये कोई अपने अंदर नई एक्स्ट्रा चीज मतलब एक्स्ट्रा नहीं करते, जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं। जैसे सर्दियों में स्वेटर, गर्मियों में कॉटन क्लॉथ और रेन में रेन कोट। तो ये एज अ कंडीशन चेंज हो रही है इनकी क्लॉथिंग, ये बंदे वैसी हैं, उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ें फिक्स्ड है इनके पास, और ह्यूमन बीइंग कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आया, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी पहले। अच्छा, टर्म से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान लें। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सुनो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसको कहते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि कांस्टेंट जनरली क्या होता है, कोई भी नंबर, वेरिएबल क्या होता है, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर। तो इनका कॉम्बिनेशंस किसके साथ होगा, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। किस किस का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता था। जैसे कि 2x + 3, ठीक है, 3y + 4, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये वाली बात तो समझ में आ रही है। देखो, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन,
कांस्टेंट, मतलब इनमें क्या क्या है, देखो इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, मल्टीप्लाई और एडिशन। अच्छा, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन चार हैं जनरली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जरूरी नहीं है चारों हों, एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा चारों हों तो कोई फर्क नहीं है, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और कम से कम एक भी हो सकता है। तो ये एज अ कंडीशन डिपेंड करेंगे। लेकिन अब आप देखो इसमें कंस्टेंट भी है, कांस्टेंट क्या क्या है 2 3 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, और वेरिएबल क्या है एक्स वाई अल्फाबेटिकल लेटर, और मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर मल्टीप्लाई और एडिशन है। तो इसका मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूं, एक बात यहाँ पे ये बताता चलूं, अगर कहीं खाली 4 लिखा है तो ये क्या है, कहीं खाली 4 लिखा है तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आप ये मत कहना कि नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो अब सवाल उठाओ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये कॉम्बिनेशन का है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, है ना, ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन कहाँ है? तो ये कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। कैसे? ये तो कांस्टेंट है इनटू वेरिएबल x की पावर 0 लिख सकता हूँ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद करो, a की पावर 0 1। तो अब तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा, कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी, तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आ गए ना। तो कोई भी कांस्टेंट अगर कोई नंबर है तो वो एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कह दी हमने? क्योंकि इसके अंदर देखो वेरिएबल भी मौजूद करा दिया, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहला सकता है। अच्छा, अगर सवाल करो अगर कहीं खाली वेरिएबल लिखा है जैसे मान लो y, तो क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी हमने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कम से कम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने मल्टीप्लाई के साथ 1 लगा दिया। 1 कांस्टेंट है कोई नंबर, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन मौजूद है, चाहे एक ही सही, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो क्या समझ में आई बात? हर कांस्टेंट एक एक्सप्रेशन है, हर वेरिएबल एक एक्सप्रेशन है, ठीक। ये वाली बात समझ में आ गई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन जब, ठीक है। अब हम टर्म की बात करते हैं। टर्म क्या है? देखो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हो, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है तो उसका सेवरल पार्ट, किससे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो सेवरल पार्ट हो रहे हैं उनको हम टर्म बोलेंगे। जैसे देखो एडिशन से ये 2 पार्ट हुए, इस एडिशन से ये अलग पार्ट हुआ, तो इसके अंदर कितने पार्ट हैं, 1 2 3, तो इसके अंदर 3 टर्म है। तो एक टर्म क्या है 2x, एक टर्म क्या है y, एक टर्म क्या है 3। एक टर्म क्या है 2x, एक टर्म क्या है y, एक टर्म क्या है 3। अच्छा, अगर कहीं अब ये देखो आप कहोगे इसके बीच में 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, मैंने ऐसे तो बताया था, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 टर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। टर्म कब कहलाएगा? 6 टर्म नहीं होंगे, टर्म कितने होंगे? 3 ही होंगे। क्यों? क्योंकि टर्म बनाने के लिए हमको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेवरल पार्ट करना है। मतलब अगर कहीं ये लिखा है 2x इंटू वाई प्लस 3, अब पूछ लिया जाए तो इसके अंदर कितने सेवरल पार्ट है, तो हमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेवरल पार्ट करना है। मल्टीप्लाई वाला तो ये एक बन जाएगा 2xy प्लस 3, तो इसके अंदर 1 2, तो 2 टर्म है। तो टर्म समझ में आया, द सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किससे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही। अगर जैसे 2x प्लस वाई माइनस 3 है तब भी क्या होगा, इसके अंदर 3 टर्म रहेंगे, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3y बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई से 3 पार्ट नहीं बनेंगे, मल्टीप्लाई से ये पूरा एक बन जाएगा, तो 1 2, तो 2 टर्म रह जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आई होगी कि टर्म क्या होता है, सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओनली, मतलब प्लस और नेगेटिव साइन ओनली। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा टर्म कहलाएगा। अच्छा, एक बात ये याद रखना। क्या बात याद रखनी है? सुनो, एक दूसरे तरीके से भी हम टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। क्या? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाई साइन, यानी द कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक टर्म कहला सकता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट टर्म कहला सकता है। और मेन डेफिनेशन क्या है? मेन डेफिनेशन वही है कि सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉन एज क्या? टर्म कहलाएगा, लेकिन किससे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ओनली।
और दूसरी डेफिनेशन क्या बता रहे हैं टर्म की कि द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज टर्म। जैसे कि अगर मैंने कहीं लिखा 2x तो ये एक टर्म कहलाएगा, ये एक टर्म कहलाएगा 2x, ठीक है। अच्छा क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में प्रोडक्ट है 2 × x, तभी तो 2x बना, तो ये एक टर्म है दूसरी डेफिनेशन से, ठीक है। अच्छा अगर कहीं मैंने ये लिख दिया 2xy, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक। अच्छा अगर कहीं मैंने लिख दिया 2 तो क्या ये टर्म है? यस। क्यों? क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × x⁻0 कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट, तो ये भी एक टर्म है। तो अगर मैंने कहीं y लिखा है तो y को मैं लिख सकता हूँ 1 × y, तो ये भी कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है। तो हर कांस्टेंट टर्म हो सकता है, हर वेरिएबल टर्म हो सकता है, और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल टर्म तो हो गई। और मेन चीज क्या है, सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 एक्सप्रेशन भी था, अभी हमने बताया था कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी हो सकता है। क्यों? कांस्टेंट के लिए क्या है, कांस्टेंट के लिए जरूरी होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे कोई सा सही। यहाँ पे 2 क्या है, 2 × x⁻0 मल्टीप्लाई के साथ है, प्रोडक्ट के साथ है, क्या मल्टीप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, है ना? तो इसलिए हमने इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दिया। अब ऐसी जैसे ये ले लो 2x, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल नहीं है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाई यानी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल सकते हैं, चाहे एटलीस्ट 1 ही सही। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी, ये भी एक एक्सप्रेशन कहला सकती है अलजेब्रिक, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि हर कांस्टेंट टर्म हो सकता है। टर्म कैसे हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और हर टर्म एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इस वजह से हर कांस्टेंट हमारा एक्सप्रेशन हो रहा था, ठीक, समझ में आ गई एक्सप्रेशन कैसे हो रहा था। ऐसे ही हर वेरिएबल टर्म हो सकता है और हर टर्म एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इसका मतलब हम कांस्टेंट को भी एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं, वेरिएबल को भी एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं, और टर्म को भी एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। कांस्टेंट को भी टर्म बोल सकते हैं, वेरिएबल को भी टर्म बोल सकते हैं, लेकिन किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म नहीं बोल सकते, उसका एक सेवरल पार्ट को हम टर्म बोलेंगे। उम्मीद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप लोगों के समझ आ गया होगा, टर्म समझ आ गया होगा। ये तो वो चीजें जो हम लोग पढ़ लिया पहली क्लासेस के अंदर, ठीक है, इन्हें डिस्कस ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। हमारा मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पे आने से पहले 2 चीजें और रह गई है, तो एक चीज बताते चलें। तो ये वाली बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक चीज है कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स क्या होता है मैं बताऊं। कोएफिशिएंट हम बोलते हैं किसी के भी साथी को, मिसाल के तौर पर 2x, इसका अगर मैं पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ x का साथी कौन है तो 2 है। अगर कहीं लिखा है 2xy, तो अगर मैं इसमें पूछ लूं कि इसमें y का कोफिशिएंट कौन है, y के साथी कौन है, तो यहाँ पे आप कहेंगे 2 and x, तो 2 इसके साथी हैं। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज के साथी। अगर जैसे 2x है तो इसमें x के साथी, अगर x के साथी, x का कोफिशिएंट मतलब x का साथी। 2 का कोफिशिएंट पूछा जाता तो x, इसमें 2 का कोफिशिएंट पूछा जाता तो हम लिखते हैं x, y, ठीक है। समझ में आया कोफिशिएंट क्या होता है, ये तो पता ही है, बचपन में हमें बता ही दिया जाता है कि कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दें, कोफिशिएंट हमारा क्लियर हो गया। अच्छा अब एक चीज है डिग्री। अब हमें यहाँ पता करना है कि डिग्री क्या है। डिग्री क्या है, डिग्री तो डिग्री हमने जाना था, क्या जाना था बचपन में, एक लास्ट चीज है डिग्री। तो डिग्री भी हम बता दें डिग्री क्या है। तो डिग्री हम उस चीज को कहते थे जिसको किसे बोलते थे हम लोग डिग्री बोलते थे कोई भी इक्वेशंस या कोई एक्सप्रेशन। अच्छा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या है वो सुन लो। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या है, जैसे मान लो ये 2x + y + 3, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो एक एक्सप्रेशन है, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन है। अगर इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू लग जाए और इधर कोई भी नंबर आ जाए, 0 आ जाए, कोई और नंबर आ जाए, तो ये अब एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, इक्वेशंस कहलाएगी। रिमेंबर 1 पॉइंट, जब ये एक एक्सप्रेशन हो गई, ऐसे ही ये एक एक्सप्रेशन है। अब ये मत कहना कि ये तो नंबर है खाली, अभी मैंने बता दिया है कि कांस्टेंट को हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यानी एक्सप्रेशन है दोनों तरफ, बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो पूरा क्या सेट बन जाएगा, पूरी जो चीज बनेगी वो हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशंस की फॉर्म आएगी, इक्वेशंस कहलाएगी।
एक एक्सप्रेशन ये रही, एक एक्सप्रेशन ये रही, बीच में इक्वल का साइन, तो पूरा हमारा क्या बन गया, इक्वेशंस बन गया। ठीक, ये वाली बात क्लियर है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क कि एक्सप्रेशन खाली इतना, ये एक एक्सप्रेशन होगी। ठीक, अच्छा, जैसे ही इसके अंदर इक्वल टू का साइन आ गया और इधर चाहे कुछ भी आ गया, जीरो आ गया, कोई नंबर आ, तो ये अब इक्वेशंस कहलाएगी, यानी इक्वल के साइन से वो इक्वेशंस बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब सुनो डिग्री क्या होता है। डिग्री हम बोलते हैं किसी भी इक्वेशंस में या किसी एक्सप्रेशन में उनके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर कहीं ये लिखा है 2x² प्लस 4y, ठीक, प्लस 3, अब मैं पूछूं इसमें डिग्री क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है हमें। देखो इसकी 1, इसकी भी 1, वेरिएबल की देखनी है। इसमें वेरिएबल है, खाली कांस्टेंट है, वेरिएबल है x की पावर 0 है पावर, लेकिन है ना वेरिएबल है, कुछ भी ले दो। अगर किसी की पावर z, मैं एक वेरिएबल ले लिया, z ले लिया अलग से, तो z की पावर 0, एक वेरिएबल मौजूद है इसमें। खाली कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल मौजूद रहता है, लेकिन वो कैसा वेरिएबल रहता है, जिसकी पावर 0 रहती है। ठीक है, तो अगर हम खाली नंबर लिखें तब भी हम बता सकते हैं इसमें तो वेरिएबल है, तो 0 थी पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, x की पावर 2। तो इनमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, x की। कितनी है, 2। तो हमें किसकी है से मतलब नहीं है, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 है। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 हो जाएगी। समझ में आई बात। अगर कहीं लिखा है 4y³ प्लस 3y5 प्लस y इज इक्वल टू 0, अब ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक्सप्रेशन थी, ये इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन में भी हम देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, जरा फटाफट बताओ। हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, इसकी 5 है, इसकी 3, तो हाईएस्ट पावर यहाँ 5 है। किसके ऊपर है, नहीं मतलब है, वेरिएबल की देखनी है बस। डिग्री क्या होती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, तो हम हाईएस्ट इंडेक्स भी बोल सकते हैं और हाईएस्ट पावर भी बोल सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यानी कि इसकी कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। समझ में आया डिग्री क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा अच्छी चीज़ थी जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। अब बात आई तो बता दूँ, 2xy² प्लस x² प्लस y। अब मैं पूछूं कि इसके अंदर डिग्री कितनी है, तो देखो इसकी वेरिएबल की 1 पावर है, इसकी 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर कितनी कहलाएगी। अगर कहीं दो वेरिएबल एक साथ लिखे हैं तो x की पावर 1 और y की पावर 2, तो इन दोनों की पावर को प्लस करेंगे, मतलब 3। तो इस जो इक्वेशन है, और अब हम इक्वल टू हटा दें तो ये एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी 3। अब कहेंगे 3 क्यों होगी, देखो 1 इसकी पावर है, 2 इसकी पावर है, इससे मतलब नहीं, 1 इसकी है, 2 इसकी। अब ये जो कॉम्बिनेशन है दो वेरिएबल का x और y का, तो x की पावर 1, y की पावर 2, तो यानी कि टोटल जो इस पे पावर है वो कितनी है, 1 + 2 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो क्या बात समझ आई, जब जहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ हो तो उनकी पावर को सम करो, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात, डिग्री कैसे निकालेंगे। तो डिग्री क्या होता है समझ आ गई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट टर्म, वो सारी चीजें हमें पता नहीं, बस भूलना ये नहीं है कि हर कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकता है, हर वेरिएबल भी एक्सप्रेशन हो सकता है, और हर कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, हर वेरिएबल टर्म भी हो सकता है, और हर टर्म एक्सप्रेशन हो सकती है। ठीक है, और एक्सप्रेशन का सेवरल पार्ट भी टर्म कहलाता है, क्योंकि देखो अगर कोई किसी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो चीज़ 100% होगी। अगर कोई 2-3 चीज़ों की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दे तो वो 2-3 चीज़ें होगी। मिसाल के तौर पर तुम, ठीक, अगर तुम किसी स्टूडेंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो तुम स्टूडेंट भी हो, तुम किसी के बेटे की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो तुम किसी के बेटे भी हो। ठीक, अगर तुम किसी प्लेयर की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हो तो तुम एक प्लेयर भी हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम वो हो तो वो नहीं हो, तुम तीनों एज अ, क्योंकि तुमने तीनों की बातों को सेटिस्फाई किया। तो इसी तरह अगर कोई नंबर है उसने कांस्टेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करा तो वो कांस्टेंट भी होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा, और टर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करा तो वो टर्म भी होगा।
तो देखो 2 खाली अगर कांस्टेंट था तो 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नॉन एज टर्म। तो हम कह सकते थे तो कांस्टेंट वेरिएबल का जो प्रोडक्ट है वो टर्म कहलाता है, तो 2 क्या है, टर्म भी है। और अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, यानी कि कॉम्बिनेशन हो गया कांस्टेंट एंड वेरिएबल का विद मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो वो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहला नहीं है, चाहिए कि सही, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अच्छा अगर कहीं खाली 2x लिखा है, अब मैं पूछूं ये टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो ये अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लूं 2x को, तो इसका सेवरल पार्ट, इसका अलग पार्ट किससे, प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस से सेवरल पार्ट को टर्म बोलेंगे। देखो इसके आगे प्लस लगा है तो इसका मतलब ये एक टर्म है, तो ये एक टर्म कहला सकती है। वैसे भी अगर कहीं ये लिखा है 3x, अगर खाली 3 लिखा है, मैं कहूँ क्या ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, इसे x की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दिया, तो ये एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन मान लेते हैं। तो इसका सेवरल पार्ट किससे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, तो ये 3x0 लिख दिया या 3 लिख दिया खाली, तो अब इसके आगे प्लस लगा तो प्लस के बाद ये सेवरल पार्ट बनना है पूरा, तो ये एक टर्म कहलाएगा। वैसे और वैसे देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो प्रोडक्ट हो रहा है तब भी ये टर्म है, तो ठीक है, टर्म समझ में आ गया, ये सारी बातें क्लियर होगी। अच्छा अब बात करते हैं पॉलीनॉमियल। देखो पॉलीनॉमियल क्या होता है, सुनो, पॉली माने होता है मैनी और नॉमियल माने होता है टर्म। एक तो इसका नाम यह है मैनी टर्म, बहुत सारी टर्म मौजूद है। टर्म क्या मतलब, सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल जिसके अंदर मौजूद हो वो पॉलीनॉमियल कहलाएगा। टर्म का मतलब तो ये मैनी टर्म, लेकिन ज्यादा होनी चाहिए टर्म। अब ज्यादा होने का मतलब ये नहीं ज्यादा ही हो, एक भी टर्म होगा तो चलेगा, 2 भी होगा चलेगा, 3 भी होगा चलेगा, 4 भी होगा चलेगा, जितने होंगे चलेंगे, ठीक है। मैनी लगा देते हैं, पॉली के मायने मैनी होते हैं इसलिए, ठीक है। अब पॉलीनॉमियल की डेफिनेशन क्या है वो सुन लो पहले। पॉलीनॉमियल है क्या जनरली, वो एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन होगी जिसके वेरिएबल की पावर अगर होल है वो एक पॉलीनॉमियल कहला सकता है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन लिख लो, कोई भी अलजेब्रा की एक्सप्रेशन लिख लो, तो उस एक्सप्रेशन के अंदर उसके वेरिएबल की पावर अगर होल है, पावर अगर होल है मतलब नेगेटिव नहीं है, सिर्फ होल नंबर है पावर, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीनॉमियल कहलाएगा। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन ये लिख ली, ये एक्सप्रेशन है, ये बताओ पहले, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है विद मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है। खाली मैं 2 भी लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोई भी कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कैसे, क्योंकि प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, और जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, यानी कि कॉम्बिनेशन हो गया कांस्टेंट एंड वेरिएबल का विद मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। खाली नंबर भी, खाली कांस्टेंट भी ले सकता हूँ मैंने x, तो मैंने 3 कंडीशन ले ली और एक टर्म भी ले ली 2xy, क्योंकि ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो हर कोई कांस्टेंट भी एक्सप्रेशन कहला सकता है, वेरिएबल भी एक्सप्रेशन कहला सकता है, टर्म भी एक्सप्रेशन कहला सकता है, और हर कांस्टेंट अकेला टर्म भी कहला सकता है, हर वेरिएबल अकेला टर्म भी कहला सकता है। तो मैंने 4 कंडीशन लिखी। तो अब देखो इनके वेरिएबल की पावर, देखो वेरिएबल की पावर, ठीक है, वेरिएबल की पावर इसकी 1 है, इसकी 1 है, ये तो वेरिएबल है नहीं। अगर इसके साथ वेरिएबल होता तो क्या पावर होती, 0 होती, यानी कांस्टेंट के साथ अगर हम वेरिएबल लगाते हैं तो पावर 0 लगाते हैं। तो इन सब की पावर होल है, जी है, तो इसका मतलब ये पॉलीनॉमियल है। 2 खाली कांस्टेंट है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, इसका मतलब खाली कांस्टेंट लिखा है, खाली नंबर लिखा है, तो उसके वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, उसके वेरिएबल की पावर 0 है। कांस्टेंट के वेरिएबल की पावर 0 होती है, ये बात हमेशा याद रखना। कांस्टेंट के वेरिएबल की पावर क्या होगी, जल्दी बताओ, कांस्टेंट के वेरिएबल की पावर 0 होगी, तो ये 0 होल नहीं है वेरिएबल, तो ये भी पॉलीनॉमियल है। x को मैंने 1 into x लिख दिया, तो x की पावर 1 है, होल है, पॉलीनॉमियल है। 2xy, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो पूरे की देखी जाएगी तो पावर तो 2 हो गई, पूरे टर्म की देखी जाएगी तो पावर तो 2 हो गई। मतलब जब हम डिग्री अगर ऐसा कंडीशन देखेंगे तो इसकी पावर कितनी, इसकी पावर 2 हो गई, क्या 2 होल है, जी है होल, तो इसका मतलब ये भी पॉलीनॉमियल है। तो पॉलीनॉमियल कब होगा, जब किसी की पावर क्या हो, किसी की पावर क्या हो, होल नंबर में, किसमें हो, होल नंबर में पावर। अगर जैसे कहीं ये लिख दिया मैंने 2 + √3, ठीक, तो अब ये बताओ इसका वेरिएबल क्या है, * x, 2 + √3x लिख दिया मैंने,
√3x। तो पहली बात, एक्सप्रेशन के लिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है, लिख दिया। अब देखो √3 को क्या लिख सकते हो तुम, 2 + 3 की पावर 1/2 लिख दिया। 2 + 3 की पावर 1/2 यानी 3x है, √3x है, तो 3x की पावर 1/2। तो अगर अब ये 3x की पावर 1/2 है तो मतलब वेरिएबल की पावर भी 1/2 है। 3 की पावर, अरे एक एक्सपोनेंट ये नहीं था, अगर 3x की पावर 1/2 लिख दिया मैंने तो एक एक्सपोनेंट ये भी तो था हमारा, अगर a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m, ये था नहीं था, ab की पावर m। तो 3 की पावर 3x की पावर 1/2 का मतलब क्या, 3 की पावर 1/2 x की भी पावर 1/2। अगर अब x की पावर 1/2 है, ये तो फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, होल नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन यही सेटिस्फाई करनी चाहिए कि उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। किसके, उसके वेरिएबल की पावर हमेशा 100% क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। समझ में आया पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी कंडीशन में जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। सही से एक सेकेंड फटाफट देखो, हाँ समझ आया। अच्छा, अगर मैंने ये कह दिया 2 + √2, अंदर x नहीं है, खाली √2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है। अब कहोगे भैया क्या फंसा दिया, सुनो, 2 रूट हटा सकता हूँ, 2 की पावर 1/2 लिख दो। इन दोनों के खाली कांस्टेंट है तो इन दोनों के साथ वेरिएबल मौजूद है ना, क्या इसके साथ वेरिएबल लिख सकते हैं x की पावर 0, ऐसे इसके साथ 2 की पावर 1/2 के साथ वेरिएबल लिख सकते हैं x की पावर 0। क्या इनके वेरिएबल की पावर होल है, यस है, वेरिएबल की पावर होल है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर कहीं ये लिख जाए, कहीं ये लिख जाए 2 + √2x, √2x, तो अब देखो 2 + 2x की पावर 1/2 हो गया, इसका मतलब वेरिएबल x है। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2 की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो अब इसके वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी कि अगर अंडर रूट के अंदर अगर पॉलिनोमियल कभी नहीं होगा, पॉलिनोमियल जब नहीं होगा जब उसकी पावर होल ना हो। अगर होल नंबर में पावर है तो वो 100% पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लो, x + √x, x + √x, तो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1/2 हो गई। तो अब इस कंडीशन में भी इसके वेरिएबल में a की पावर होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब पूरा ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल कभी होगा, पॉलिनोमियल जब होगा जब उनके वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। ठीक, पॉलिनोमियल समझ आया कि पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब एक बात बता दें, पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल समझ आया कि जिसके वेरिएबल की पावर उस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन नहीं कहने, वो एक्सप्रेशन इक्वेशन में फर्क समझ है ना, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, खाली एक्सप्रेशन है। तो जिस एक्सप्रेशन में हर वेरिएबल की पावर अगर होल है, यानी सारे वेरिएबल की पावर किसी एक्सप्रेशन की होल है, तो वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब उसके वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए 100%। ठीक है, पॉलिनोमियल समझ आ गया। अब देखो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरली हम कैसे लिखते हैं। देखो इसमें हमने मान लिया, पहले मान लेते हैं x कोई वेरिएबल है, मैंने मान लिया x कोई वेरिएबल मान लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने नंबर मान लिया a1 a2 a3, ये सब कोई रियल नंबर है, an तक मान लो, मैंने an तक इसके रियल नंबर मान लिए। ठीक, अच्छा x कोई भी नंबर मान लिया। अब और मैंने n यानी इसकी जो पावर होगी उसे होल नंबर मानेंगे भाई, तभी तो पॉलिनोमियल होगा। अगर ये तीनों कंडीशन है, n होल नंबर है, a1 a2 रियल नंबर है, x कोई वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी। देखो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, an xn प्लस an - 1 xn - 1 प्लस डॉट 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 a1 x1 प्लस a0। ये क्या है, सुन लो समझ लो, an xn ये क्या चीज है। अगर जितनी उसकी पावर होगी तो उसके साथ वाला नंबर,
ए एन का मतलब कोई नंबर होगा, ए का मतलब क्या है, A1 का मतलब कोई रियल नंबर, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 कोई भी रियल नंबर है, कोई भी हो सकता है। अगर मान लो मैंने पावर ली थी 5, अगर n 5 ले लिया मैंने, होल नंबर है, तो ये A5 हो जाएगा, A5 X5। मतलब अगर जो इसका वेरिएबल x की पावर 5 है, ये जनरल फॉर्म है किसकी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, जो हमारे सिलेबस में है 9th 10th में क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो एक ही वेरिएबल है x ले लिया हमने, तो A5 X5। अब A5 क्या बता रहा है कि x की पावर 5 के साथ वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस अब अगला एक पावर कम होगा, A4 X4। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे ये मतलब मत समझ आना, अगर कहीं लिखा है 7x की पावर 5 तो प्लस, अब जब एक पावर कम हुई है x की पावर 4 तो वो 6 हो जाएगा नंबर, 7 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं जैसे ये है 7x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4, 7x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4, ये 7 होगा तो ये एक कम 6 होगा ना, ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है, x की पावर 5 के साथ वाला नंबर चाहे वो 1 हो, फिर ये चाहे 6 हो जाए, कोई फर्क नहीं है। ये क्या बता रहा है कि x की पावर 4 के साथ वाला नंबर A4, ऐसे ही हम करते करते जाएंगे तो A1 X1, मतलब ऐसे हम जब करते करते पहुंचे तो x की पावर 1 के साथ वाला नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली बात तो हमें पता ही है ना कि अगर कोई इक्वेशंस लिखी होती है वन वेरिएबल में तो उसकी जो पावर होती है सबसे ज्यादा, जैसे 5 है तो वो कब तक खत्म नहीं होगी, जब तक उसके अंदर जैसे 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, पावर कहाँ तक ना पहुंच जाए, 0 तक ना पहुंच जाए, पावर 0 तक ना पहुंच जाए जब तक वो इक्वेशंस कंप्लीट नहीं होती है। अगर मैंने 5 लिया तो 5 4 बीच में 3 2 1, लेकिन फिर कहाँ जाएगी, a की पावर A0, मतलब ये वो नंबर है जहां पे x की वैल्यू 0, यानी x की पावर 0 के साथ वाला नंबर। ये कहता है x की पावर 5 के साथ वाला, x की पावर 0 के साथ वाला नंबर तो खाली नंबर ही रह जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब लास्ट नंबर हमें कांस्टेंट मिलेगा। क्या बताया था कांस्टेंट क्या होता है, जिसके वेरिएबल की पावर 0 हो, तो ये कांस्टेंट हो गया जिसके वेरिएबल की पावर, तो A0 क्या होगा, कोई एक नंबर होगा। तो ये जनरल फॉर्म है क्या, an xn प्लस an माइनस 1 x माइनस 1 xn माइनस 1, ऐसे चलते चलते A1 x1 प्लस A0 क्यों रह गया, खाली A0 इसलिए रह गया कि उसके साथ के वेरिएबल की जो पावर है वो 0 हो जाती है, और जो उसके वेरिएबल की पावर 0 वो खाली नंबर कांस्टेंट, तो इसलिए A0 खाली। और A1 x1 मतलब x1, यानी जैसे एक इक्वेशंस में लिख के दिखा दूं, ये जनरल फॉर्म समझ में आई ना। एक ही वेरिएबल क्यों है, अभी हमने तो कई सारे वेरिएबल देखे थे एक्सप्रेशन में देखे थे, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसलिए हम एक वेरिएबल में बात कर रहे हैं। देखो कैसे, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अगर कहीं ये बात शुरू हुई 6x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है, उम्मीद है एक्सप्रेशन बन गई। देखो क्या ये एक्सप्रेशन है ना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। क्यों, देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो हमारी एक्सप्रेशन में वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि सिलेबस में हमारे पॉलिनोमियल है लेकिन एक वेरिएबल का, तो x। तो बताने का मकसद ये है, अगर x की पावर 5 है तो फिर x की पावर कम होती जाएगी, x की पावर कहाँ तक, जब तक x की पावर खत्म ना हो जाए, मतलब x की पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, तो जब x की पावर 0 1 तो हम उसे खाली 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू x की पावर 0, तो यानी जहाँ x की पावर 0 1 खाली नंबर रह जाएगा कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट मिलेगा हमें 3, ठीक है। तो देखो वहां पे था हमारा जैसे an x5, तो हमने लिखा था a5 x5, तो मतलब x5 के साथ वाला नंबर यहाँ पे 6 है, तो a5 क्या हमारा 6 है। अब उसके बाद n-1 पावर में एक माइनस कम करेंगे तो x की पावर 4, तो an-1 मतलब a5-4, अगर हमारा n जितने टोटल 5 टर्म है तो 5n हो गया, तो x की पावर 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब एक एक कम होता जाएगा, तो a की पावर n-1 था और x की पावर n-1, तो पावर भी 4 हो गई, तो ये a4 हो गया, मतलब x की पावर 4 के साथ वाला नंबर a4, मतलब ये नहीं है 6 के बाद 5 ना, x की पावर 4 के साथ वाला नंबर, यहाँ 2 है तो ये 2,
इस तरीके से ये जनरल फॉर्म बनती है किसकी, एक लीनियर इक्वेशन की, टू वेरिएबल की। अच्छा ये हमेशा याद रखना है, कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन, सॉरी क्या बोल दिया मैं, ये क्या जनरल इक्वेशन किसकी बनेगी, ए की पावर n x की पावर n प्लस ए की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, ये जो डॉट डॉट करके जो अभी हमने लिखी थी, ए की पावर 1 x की पावर 1 प्लस ए की पावर 0 x की पावर 0 यानी 1, तो ए की पावर 0 ही लिखा था, तो वो क्या थी, पॉलिनॉमियल की एक फॉर्म थी जनरल, जिससे हम लोग जानते हैं पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल की एक जनरल फॉर्म थी, ठीक है। तो ये था। अब ये पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म जो हमने देख ली थी ऐसे होगी, लेकिन पॉलिनॉमियल में क्या होगा, पावर हमेशा होल नंबर होगी। वो लीनियर इक्वेशन बोल गया बीच में, वो नई बात को नेग्लेक्ट करो। बात क्या कह रहा हूँ कि जो अभी फॉर्म देखी है हमने, ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर n एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन डॉट डॉट डॉट, ये जो फॉर्म है ये जो है पॉलिनॉमियल की फॉर्म है। कौन से पॉलिनॉमियल की, जिसमें एक वेरिएबल हो, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, यही हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि ये पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल की फॉर्म है, लेकिन पॉलिनॉमियल होने के लिए शर्त क्या है, उसकी पावर होल होनी चाहिए। सारे वेरिएबल की पावर होल है, 3 के भी एक वेरिएबल है x, उसकी पावर 0 वो भी होल, 1 2 3 सब होल है, तो ये एक पॉलिनॉमियल कह सकते हैं, ठीक है। पॉलिनॉमियल क्या होगा, जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई, फटाफट देखो इसे। अच्छा एक कंडीशन और देखो, अगर कहीं ये लिखा है 2/x, ठीक, प्लस 3/y, अब प्लस 3 हमें पूछू क्या ये पॉलिनॉमियल है, तो देखो पॉलिनॉमियल के लिए सबसे पहले क्या करना है, उनके वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो उन्हें न्यूमरेटर में लाना है। तो कैसे लाएंगे, ये वाली बात पढ़ी थी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। तो पहले इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y, इसे तो लिखने की जरूरत है। अगर ये 1/a की पावर है, मान लो x की पावर 1 है, तो ऊपर आके x की पावर -1 हो जाएगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर -1। ऐसी y की पावर 1 है तो 1/a की पावर है, ऊपर आके a की पावर -m यानी y की पावर 1 है, तो y की पावर -m यानी -1 हो जाएगी, तो प्लस 3y की पावर -1 प्लस 3। तो अब ये बताओ, इनके वेरिएबल की पावर -1 है, -1 है, तो -1 क्या होल नंबर है ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अगर ये होता 2x की पावर -1 y की पावर -1, तो ऊपर आगे पावर जब चेंज होती तो क्या होता, ये x की पावर -1 है, ये y की पावर -1 है, तो ऊपर आगे क्या होता, जैसे अगर नीचे a की पावर m है तो ऊपर आके a की पावर -m, तो a की पावर m यानी -1 है, तो ऊपर आके -m, तो -1 तो +1 हो जाती, तो ये बन जाती 2 की पावर x यानी 2 इंटू x की पावर 1, तो x की पावर 1 ये बन जाता 3y की पावर 1, ठीक है, और ये 3। तो अब ये देखो 1 और ये भी 1 पावर है, तो ये होल नंबर है, तो इस कंडीशन में अगर ये -1 होती तो ये पॉलिनॉमियल होता। तो अगर डिनोमिनेटर में हमारा वो है वेरिएबल, तो उसे हम पहले न्यूमरेटर में लाएंगे, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक। अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी वही वाली, और नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आके वही वाली पावर नेगेटिव हो जाएगी। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, और डिनोमिनेटर में उसकी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनॉमियल हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई, ओके। कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट, अच्छा ठीक है। अब देखो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म देख ली थी, तो कोई भी हम लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया एक पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल लिखने के लिए मैंने लिखा ये 2x², जो q है तो एंड तक जाना है, ये बात याद रखना। मैंने लिख दिया 5x + 3 इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, सिर्फ इतना ही लिखा लेना, क्योंकि पॉलिनॉमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें देखूंगा कोफिशिएंट क्या है x के, देखो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5 है सिर्फ। कोफिशिएंट ऑफ x की 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 3 है, क्योंकि तो हमें क्या पता लगा, कांस्टेंट जो भी चीज होगी उसके वेरिएबल की पावर 0 होगी, ठीक है। ये वाली बात समझ। तो ये पॉलिनॉमियल मैंने लिखा x³ + 2x² + 5x + 3।
तो इसमें जो सबसे पहले वाला नंबर लिखा होगा, सबसे पहले जो नंबर लिखा होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, ये वाली बात हमेशा याद रखना। लीडिंग कोफिशिएंट किसे बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट हम उसको बोलेंगे किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर जो सबसे फर्स्ट वेरिएबल होगा पावर के अकॉर्डिंग, तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला। हम ये भी बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री, जिसकी हाईएस्ट पावर किसकी है? 3। तो 3 के साथ का जो वेरिएबल कांस्टेंट होगा, ये तो वेरिएबल है, इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा यानी कांस्टेंट होगा इसका कोफिशिएंट। तो ये जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट जो है एक्स क्यू का, जिसकी सबसे ज्यादा पावर है उसके साथ वाला, या हम ये कहें जो सबसे पहले लिखा होगा, सबसे पहले नंबर लिखा होगा, उसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। जनरली हम इसे ए से डिनोट करते हैं। क्या? ए एक्स क्यू प्लस बी ए एक्स क्यू, वहां पे क्या था? ए एन था, वहां पे अभी हम लोगों ने जनरल फॉर्म में ए एन यानी एक्स क्यू तो ए 3। तो अगर एक्स क्यू है, हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर है 3, उसके साथ वाला अगर x3 है तो a3, तो a3 लीडिंग कोफिशिएंट होगा। अगर इक्वेशन इतनी होती खाली 2x² से, तो यानी x की पावर 2 हाईएस्ट पावर होती, तो इसका a2 मतलब a2 क्या है? 2, तो 2 लीडिंग कोफिशिएंट होता। अगर इक्वेशंस खाली इतनी होती 5x + 3, तो यानी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, इसकी तो 0 है ना x की पावर, तो यानी कि x की पावर 1 इसके साथ वाला यानी a1 लीडिंग कोफिशिएंट होता, मतलब 5। तो यानी किसी भी एक्सप्रेशन का सबसे फर्स्ट नंबर लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। कब? जब हम उसे फॉर्म में लिख लेंगे, जो पॉलिनोमियल की फॉर्म है उसमें लिख लेंगे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, समझ आ गया? ठीक, अब आगे बढ़ो। हमने ये सारी चीजें जान ली, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब एक चीज मैं बता दूं, डिग्री से एक बात याद आती है, रूट। रूट क्या होते हैं? कोई भी एक्सप्रेशन के रूट होंगे। तो उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, दो पॉलिनोमियल और होते हैं हमारे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक होता है, एक जीरो पॉलिनोमियल होता है। दो तरीके के पॉलिनोमियल हमारे पास और होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या? सुनो, जनरल फॉर्म में अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल लिखेंगे तो उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसे डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 0 हो, किसके? उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 0 हो यानी उसके वेरिएबल की पावर 0 हो, तो हाईएस्ट पावर ही 0 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 मतलब उसकी हाईएस्ट पावर ही 0 हो वेरिएबल की, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेंगे। कैसे? देखो, हाईएस्ट पावर 0 होने का मतलब है खाली कोई कांस्टेंट नंबर x की पावर 0, इतनी इक्वेशंस हो। इसके आगे अगर x की पावर 1 वाला आ जाएगा इक्वेशंस के हिसाब से, क्या था पहले? a1x1 था, फिर a0x0 था। तो अगर a1x1 आ गया तो हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, तो डिग्री 1 हो जाएगी। लेकिन डिग्री 0 रखने के लिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 0 रखनी है, तो इससे पीछे नहीं जाना, तो सिर्फ यही। तो जिसमें डिग्री 0 हो, मतलब एक ही नंबर लिखा मिलेगा, जैसे 3 लिख दिया, तो इसकी डिग्री 0 है, इसके वेरिएबल की डिग्री 0 है, तो वो पॉलिनोमियल तो 3 पॉलिनोमियल है। 3 तो पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल की डिग्री होल नंबर है। तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 यानी हाईएस्ट पावर 0 हो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं नंबर, तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जनरली हम समझे तो जनरली ऐसे समझें कि कोई भी खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझते हैं, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू को, क्योंकि उसी के साथ वेरिएबल की पावर 0 होती है। कांस्टेंट के अभी बताया था, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल की पावर 0 होती है। लेकिन उस कंडीशन में हाईएस्ट पावर 0 नहीं हो रही थी, मतलब डिग्री 0 नहीं हो रही थी, डिग्री तो 3 हो रही थी या 5 हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर खाली 3 लिखा है तो मतलब एक ही टर्म, तो यही सबसे ज्यादा होगा, एक ही चीज है तो यही सबसे ज्यादा होगा। तो इसके वेरिएबल की अगर डिग्री 0 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, तो भाई खाली ये लिखा होगा तभी ऐसी कंडीशन मुमकिन है। तो खाली अगर नंबर है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसके वेरिएबल की पावर 0 हो। लेकिन वेरिएबल की पावर 0 वहां भी थी, लेकिन वहां क्या था? डिग्री 0 नहीं थी, डिग्री 3 थी या 5 थी।
यहाँ क्या है, खाली 3x0 लिखा, तो यही नंबर है। तो इसमें देखेंगे वेरिएबल कितने, एक ही वेरिएबल है तो उसकी पावर कितनी है, 0। तो अब इसमें कंपेयर करने का मसला ही खत्म, किसकी ज्यादा है, एक ही है तो वही ज्यादा होगी, तो इसका मतलब डिग्री इसमें 0 होगी। तो इस कंडीशन में 3 ये ऐसे नंबर को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन जब होती है वो क्या होता है, वो खाली नंबर ही होता है। ये बात तो हमें पता ही है कि कांस्टेंट जो होता है जिसके वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो वो नंबर यानी खाली न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। खाली न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी है कहीं तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू है। और एज अ डेफिनेशन जिसकी डिग्री 0 मतलब हाईएस्ट पावर 0 उसे हम पॉलिनोमियल, उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा ये वाली बात समझ आई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज है, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जीरो मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो सारे, मैंने कहता कोई भी सारी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि उन्हीं के वो होती है जो वेरिएबल की पावर 0 हो। लेकिन किस कंडीशन में, कि खाली न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखी होनी चाहिए बस, उसके साथ कोई इक्वेशन या कोई एक्सप्रेशन नहीं बननी चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हो, तभी तो डिग्री 0 होएगी वेरिएबल की, यानी हाईएस्ट पावर तभी तो 0 होगी, खाली वही नंबर होगा, जब कोई कंपेयर करने वाला नहीं होगा तभी खुद ही वो बड़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हो उसकी डिग्री 0 हो, मतलब खाली वही नंबर लिखा हो, तो वो क्या कहलाता था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब सारे नंबर की जब बात करी तो 0 भी आ गया, तो हमने उस 0 को एक अलग नाम दे दिया, जीरो पॉलिनोमियल। उस 0 को हमने अलग नाम दे दिया बस, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी नंबरों से हटा के, वो नंबर आप कुछ भी हो, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, तो नंबर में वहां पे 0 भी आ रहे थे। अब उन 0 को निकाल के हमने अलग कर दिया और उसे एक नाम दे दिया जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ये नंबर है 0। ठीक है, और कुछ नहीं है। समझ में आया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक, अच्छा अब एक चीज और, इसमें एक वर्ड आएगा रूट। ये कोई एक्सप्रेशन दी होगी तो उसके रूट क्या होता है, सुनो। जैसे मैंने ये कहा, ये इक्वेशंस दे दी मैंने, एक सॉरी इक्वेशंस बोल रहा हूँ बार बार, एक एक्सप्रेशन दे दी मैंने 2x² प्लस, क्योंकि पॉलिनोमियल में तो एक्सप्रेशन होती है, मैंने ये एक्सप्रेशन दे दी आपको 2x² प्लस 3x प्लस 3। तो रूट्स क्या होते हैं, तो मैं बताऊँ रूट क्या होंगे। रूट उसे बोलते हैं इस पॉलिनोमियल में, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में जिनकी वैल्यू, मतलब इनके वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एज अ कंडीशन। ठीक, तो जिस वैल्यू से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, यानी जिस वैल्यू रखने से, इनके वेरिएबल में जो वैल्यू रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, मतलब जीरो पॉलिनोमियल बन जाए। जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0 ही होता है, तो जो वैल्यू रखने से हम क्या कह सकते हैं, जीरो ऑफ क्या है, जिस वैल्यू रखने से, मतलब मैंने ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू मान लो क्या रखूं, x की वैल्यू मैंने कुछ भी रखी, x की वैल्यू मैंने इसमें कुछ भी रखी, उस वैल्यू रखने के बाद ये पूरा जो टर्म था 0 के बराबर आ गया, मतलब 0 बन गया ये पूरा, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल बन गया। तो जिस वैल्यू से ये पूरा, जिस वैल्यू से, वेरिएबल की जिस वैल्यू से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया, उसको हम रूट्स बोलते हैं या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब कंफ्यूज मत हो जाना जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में। जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो खुद होगा, और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल की वो वैल्यू कहलाएगी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू रखने से वो पूरा जीरो पॉलिनोमियल बना, यानी 0 बन गया। यानी इसमें वेरिएबल यहाँ पे x है, तो x की जो वैल्यू रखने से ये पूरा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बन गया, यानी पूरा दोबारा सुनो, x की यानी वेरिएबल की जो वैल्यू रखने से ये पूरा क्या बन गया, जीरो पॉलिनोमियल बन गया। वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा, और इसका रूट कहलाएगा। क्या समझ में, रूट क्या होता है और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, बात एक ही है। मतलब वो वैल्यू जिसके रखने से ये पूरा क्या हो जाए, 0 बन जाए, ये पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो वो क्या कहला रहा है, हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट कहला रहा है।
तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वेरिएबल की जो वैल्यू रखने से वो जीरो पॉलिनोमियल बन जाए, जीरो पॉलिनोमियल जीरो ही होता है, उसे हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं या रूट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया रूट और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें, पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल एक्स है तो हम उसे डिनोट कैसे करते हैं। देखो पी एक्स ब्रैकेट में एक्स, इसका मतलब है इसमें वेरिएबल एक्स है, जी एक्स मतलब क्यू एक्स, कुछ भी करके हम इस तरीके ऐसे अल्फाजों से डिनोट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 लगा दी तो अब मैं क्या करूंगा, p2 लिख दूंगा या g2 लिख दूंगा, जो भी मैंने माना हो। कहीं ऐसा हो एक क्वेश्चंस में कई सारे पॉलिनोमियल मिल गए तो अलग अलग करना है, तो एक को px नाम दे दिया, एक को gx नाम दे दिया, एक को qx नाम दे दिया। कब, जब तीनों के वेरिएबल भी सेम है तो कैसे अलग करें, ऐसे px gx qx। अब जैसे ये इक्वेशंस है, अब x की वैल्यू 2 लगा दी तो सब में x की जगह पे 2 लिख देंगे। ठीक, जैसे मान लो मैं ये कहूँगा एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये ले लो 3x + 4। अब ये दोनों पॉलिनोमियल है क्योंकि दोनों के इज इक्वल टू 0 हटा दो क्योंकि ये तो वो उसके लिए था। अब ये दो एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक, तो अब अलग अलग डिनोमिनेशन करना है तो इसे ले दिया मैंने px, यानी x क्या है जो वेरिएबल है। अगर x की जगह 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, अगर x की जगह 3 है तो यहाँ 3 है। x की जगह वेरिएबल हमने 3 पुट करा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि p3। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जितने वेरिएबल थे उसकी जगह मैंने 3 लगा दिया। ठीक, अगर x लिखा है तो उसका मतलब वहाँ पे x है। अब दूसरे पॉलिनोमियल को मैंने नाम दे दिया gx। ऐसी 3 पॉलिनोमियल एक साथ होते तो मैं उसे नाम दे देता qx, और होते तो मैं rx, और होते तो zx, कुछ भी करके नाम दे देता। लेकिन जो वेरिएबल होता है उसे हम ब्रैकेट में रखते। अगर ये वेरिएबल y की फॉर्म में होता है 2y² + 3y तो मैं ब्रैकेट में y लिखता। तो ये पॉलिनोमियल का डिनोशन होता है कि ऐसे हम डिनोट करते हैं। p q, यहाँ बाहर कोई भी नंबर रख लो लेकिन अंदर वो नंबर रखना है जो इनके वेरिएबल में है, और वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करिए फौरन उस नंबर को हटा के अगली लाइन में वो नंबर लिख दो ब्रैकेट के अंदर जो तुमने x की जगह पुट करा है, तो उससे अंडरस्टूड हो जाएगा कि x की जगह अब हमने ये नंबर लगा दिया है, यानी वेरिएबल की जगह अब हमने ये नंबर इसमें पुट कर दिया। ठीक है, ये वाली बात क्लियर। ओके, कि डिनोशन कैसे होता है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दो तरीके से होता है हमारा। एक सेकंड बताते हैं बात क्या कह रहे हैं। पॉलिनोमियल समझ आ गया क्या होता है, पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल में डिनोशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब जरा हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देखो दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल का, एज अ टर्म, एज अ डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है किसका, पॉलिनोमियल का। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म के अकॉर्डिंग। तो अब देखो पहले टर्म के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, फिर डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे। टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो पॉलिनोमियल का होता है वो ऐसे होता है। देखो अगर कहीं खाली 2 लिखा है ये भी एक पॉलिनोमियल है, कहीं खाली x लिखा है वेरिएबल तो भी एक पॉलिनोमियल है, मैंने बता चुका हूँ शुरू में क्यों है। और 2x लिखा है, एक टर्म लिखा है तो भी एक पॉलिनोमियल है, और कई सारे टर्म मिला के लिख दिए हैं 3y + z, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। बस होना क्या चाहिए, इनके वेरिएबल की पावर होल होनी चाहिए। इसके भी वेरिएबल की पावर होल है, इसके भी वेरिएबल की पावर होल है, इसके भी वेरिएबल की पावर होल है, इनके भी वेरिएबल की पावर होल है, तो ये सब पॉलिनोमियल कहला रहे हैं। तो टर्म के अकॉर्डिंग कैसे हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को, वो देखो 2 है, कहीं खाली 2 लिखा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये एक टर्म है खाली। टर्म कैसे गिनेंगे, टर्म कैसे काउंट करेंगे, इसमें कितनी टर्म है, बाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साइन से सेवरल पार्ट जो होंगे। अब यहाँ एडिशन के साइन लगा दूं तो प्लस के बाद ये एक ही टर्म है। ठीक, अगर मैंने कहीं लिख दिया एक्स वाई, अब x इंटू वाई मल्टीप्लाई से तो नहीं देखेंगे दो टर्म है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से देखेंगे, तो इसके आगे एडिशन लगाए मान लो तो ये एक टर्म हो गई। कहीं लिखा है -4x, तो ये भी एक टर्म है, एक ही तो टर्म है, माइनस के बाद एक नंबर लिखा है 4x। मल्टीप्लाई के बाद दो मल्टीप्लाई है तो दो टर्म नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम किससे पता करते हैं, सेवरल पार्ट, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये एक एक पार्ट है, तो जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, यानी वो एक्सप्रेशन या वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म मौजूद हो, तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल होगा तो एक एक्सप्रेशन होगी। देखो एक बात बता दो, हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, लेकिन हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा।
क्यों देखो, जैसे 2x की पावर -2 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 4, ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। लेकिन ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर होल है, होल नहीं है। और अगर एक ये है 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो ये एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। तो मतलब हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। तो अब देखो ये मोनोमियल हो गया। अब देखो अगर कहीं ये लिखा है मैंने 2 + x, तो अब इसमें दो टर्म हो गई क्योंकि कांस्टेंट भी एक टर्म है, वेरिएबल भी एक टर्म है, तो 2 + 1 टर्म हो गई। ठीक, 2 + 1 क्या हो गई? क्या हो गई 2 + x? कितनी टर्म हो गई? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम पार्ट देखते हैं तो 1 2, तो इसमें दो टर्म हो गई। जैसे अगर एक एग्जांपल ये ले लो xy + 2x, इसमें भी देखो मल्टीप्लाई से थोड़ी करेंगे, मल्टीप्लाई से थोड़ी, एडिशन सब्ट्रैक्शन से देखेंगे। तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। क्यों एक टर्म? क्यों? खाली वेरिएबल भी टर्म हो सकता है ना, मैंने बता दिया पहले ही। तो 2x एक टर्म हो गए, तो ये दो टर्म हो गई। ऐसे ही एक एग्जांपल ये ले लो 2x + 3y। ठीक, ये क्या है? एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म है, तभी तो हम पता करते थे ये एक टर्म ये एक टर्म, ये सेवरल पार्ट ऑफ बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक टर्म ये दो टर्म, तो जिसके अंदर दो टर्म मौजूद है, अब माइनस का साइन है तब भी चलेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होना चाहिए, उससे वो पूरा एक टर्म ही बन जाता है। तो माइनस और प्लस की वजह से ये दो टर्म हो रही है। तो अब ऐसी कंडीशंस में जिसमें दो टर्म है, वो एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें भी 2 × x की पावर 0 x की पावर 1, दोनों वेरिएबल है, दोनों के वेरिएबल की पावर कितनी है? होल है। तो वो पॉलिनोमियल जिनके अंदर दो टर्म मौजूद हो, 1 2 1 2 1 2, तो उन्हें हम बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। यहाँ क्या था? एक ही टर्म मौजूद था 2xy, मल्टीप्लाई में ना, अगर प्लस का साइन होता तो दो टर्म होते हैं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल कहलाता है। अच्छा, ऐसे ही मोनोमियल बाइनोमियल दो टर्म हो गई, ऐसे ही एक टर्म और होती है। अगर कहीं 2x + y + 3, कांस्टेंट एक टर्म है, y भी एक टर्म है और 2x भी एक टर्म है, तीन टर्म मौजूद हैं इस पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल तो है ही ना, पहले यही चेक कर लेना पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इसके वेरिएबल की पावर होल होनी चाहिए, x की पावर 0, y की पावर 1, x की पावर 1, वेरिएबल की पावर क्या है? होल है। तो वो पॉलिनोमियल जिनके अंदर वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, तो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। और वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म कैसे पढ़ेंगे? तो सेवरल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, किससे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन से 1 2 और 3, मल्टीप्लाई से नहीं करेंगे 2 × f, 4 नहीं बोल देंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस से। अगर यहाँ माइनस भी लगा होता तब भी चलेगा। तो 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल कहलाता है। अब देखो, तीन से ज्यादा टर्म हो या ये तीनों ही टर्म हो, तो इन सबको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। यानी जो मोनोमियल था उसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, जो बाइनोमियल था उसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, जो ट्राइनोमियल है उसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और तीन से ज्यादा अगर टर्म मौजूद है एक एक्सप्रेशन में, एक पॉलिनोमियल में, एक्सप्रेशन में नहीं, एक पॉलिनोमियल में, तभी तो हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। तो जिस पॉलिनोमियल में तीन से ज्यादा टर्म मौजूद है वो तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आल्सो नोन एज पॉलिनोमियल, बस स्पेशल नाम दे दिया टर्म के बिहेव पे, इन तीनों को स्पेशल नाम दे दिया। एक टर्म मोनो, दो टर्म बाइनो और तीन टर्म ट्राइनोमियल। ठीक है, समझ में आया? ये था टर्म के बिहेव पे। अब जरा क्लासिफिकेशन देखो डिग्री के बेस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय डिग्री। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे पॉलिनोमियल के डिग्री के बेस। 4 तक हमारे पास बहुत है। देखो अब डिग्री के बिहेव पे देखेंगे तो अभी तक तो हम x + y कई सारे वेरिएबल अलग अलग ले रहे थे, लेकिन अब डिग्री के बिहेव पे बात आई है तो हमें जो हमारे सिलेबस में वही लेंगे, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्योंकि एक ही वेरिएबल की बात हम लोगों के सिलेबस में है, तो एक ही वेरिएबल में हम लोग डिग्री के बिहेव पे बात करेंगे। जैसे अगर कहीं ये लिखा है, कहीं अगर ये लिख दिया x + 1, तो इसमें बताओ इसकी डिग्री कितनी है? वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ फटाफट। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? जल्दी बताओ फटाफट। इसके साथ x की पावर 0 है तो ये 0, ये 1, तो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री
1 हो गई, ठीक है। अगर कहीं ये लिखा है एक्स वाई प्लस, हम 2 वेरिएबल का भी एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, 2 वेरिएबल का भी एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, लेकिन बस इतना याद है ना कि हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, एक्स वाई प्लस एक्स। इसमें डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री कितनी है एक्स वाई की, तो एक्स की 1 वाई की 1, तो इस पूरे की डिग्री 2 है, इस पूरे की डिग्री क्या है, इस पूरे की डिग्री क्या है 2। तो मतलब इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, जल्दी बोलो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई, क्योंकि 2 हाईएस्ट पावर है, ठीक है। समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लो, ऐसे ले लिया x³ प्लस 3x² प्लस 1, ऐसे ले लिया हमने, एक एग्जांपल ले लिया। तो देखो इसकी 1 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है 0, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, तो हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी 3, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी है 3। तो अब डिग्री, अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक। जिसकी डिग्री 2 है उसको हम बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसकी डिग्री 3 है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आ रहा है। डिग्री कैसे देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है बस। अगर जिसकी डिग्री 2 उसकी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर ये कंडीशन ऐसी आ जाए जैसे x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 1, ठीक है, x की पावर 0 है, x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। अगर ये y भी होता नो टेंशन, y की पावर 4 प्लस x³ माइनस 1, लेकिन सिलेबस में हम लोग 1 वेरिएबल पढ़ेंगे, लेकिन डिग्री हम बता देते हैं कैसे क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो अगर कहीं ऐसे लिखा है तो हाईएस्ट पावर कितनी है 1, x की पावर 0 है, इसके साथ वेरिएबल की पावर 0, वेरिएबल की पावर पे तो देखेंगे डिग्री, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, किस पे है उससे मतलब नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री 4। तो जिसकी डिग्री 4 उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हुआ। यहाँ 4 तक हमारे लिए इनफ है, ठीक है। लेकिन हमें बस ये याद रखना है कि हमारे सिलेबस में जो होगा वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा, लेकिन हमने डिग्री भी देख ली 2 वेरिएबल हो, क्यों, क्योंकि इसमें बस सीधा मसला ये है कि बस ये देखना होगा हमें कि इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, और टर्म में हमें ये देखना होगा इसके अंदर टर्म कितनी है, वेरिएबल क्या है ना। सॉल्व करते टाइम हमें जो मिलेंगे वो हमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल मिलेंगे अपने सिलेबस में, ठीक है। ठीक, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब 2 चीज़ें और हैं इसमें, वो है एक इसमें जो चीज़ है क्या नाम है, रिमाइंडर थ्योरम है, एक फैक्टर थ्योरम है, ठीक, और फैक्टराइजेशन है और फैक्टर है। तो वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे बढ़िया से, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, लेक्चर और फैक्टराइजेशन वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पार्ट हो जाएगा, तो इतना पढ़ो, इतना हम लोग कर लेते हैं तो बेहतर है। तो इतना हमें अच्छे से कर लो, जो नहीं समझ आए तो पूछो। बस अभी हमने क्या देखा है, पॉलिनोमियल, इतना याद रखना है सिलेबस में हमारे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, लेकिन हमने 2 वेरिएबल तक की भी चीज़ें होंगी तो डिस्कस कर ली कि पता कैसे लग जाएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है या टर्म के बिहेव पे या डिग्री के बिहेव पे। रही बात रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारी चीज़ें हम अगले टर्म पे देख लेंगे पॉलिनोमियल में, और अभी बस इतना पढ़ो। तो अगले टर्म पे क्या देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे और फैक्टर थ्योरम देखेंगे, ये सारी चीज़ें अगले टर्म पे देख लेंगे। 9th का क्वेश्चन था, इसे फटाफट कर लेना। अगले टर्म पे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पे डिस्कस करेंगे, तो इसे पढ़ो बढ़िया से, ना आए तो पूछना। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।